हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत हम अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। आज की क्लास में हम दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि आपकी जो थायराइड ग्रंथि है ना, ये दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी कमी और अधिकता से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो इससे सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर के आती है कि जो आपकी थायराइड ग्रंथि है मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए, तो आपको जवाब देना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। इस चीज़ आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल, कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से बड़ी होती है। अब दूसरी बात करेंगे कि इनसे जो एक एंजाइम निकलता है, ठीक है, वो कैसा एंजाइम होता है? वो पाचन में सहायक एंजाइम होता है, इसलिए यह पाचन एंजाइम का निर्माण करती है। ठीक, अब तीसरी बात जो है ये पाई कहाँ पर जाती है? अगर इस पर हम बात करें कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है कहाँ पर पाई जाती है, तो ये हम बात करेंगे जो गर्दन होती है, ये गर्दन में श्वास नली व स्वर यंत्र, यानी जो आपकी श्वास नली है जिससे हम सांस लेते हैं, स्वर यंत्र जिससे हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, यानी कंठ बोलते हैं। अगर हम देसी भाषा में बात करें तो कंठ बोलते हैं। कंठ के संयोजन स्थल पर पाई जाती है, मतलब जहाँ पर बेटा श्वास नली और स्वर यंत्र दोनों आपस में मिलते हैं, उसी स्थान पर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल आसानी से सिखा रहे हैं कि आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो श्वास नली और स्वर यंत्र के संयोजन स्थल पर पाई जाती है। जहाँ पर स्वर यंत्र और श्वास नली आपस में जुड़ते हैं बेटा, वहीं पर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। अब ये आकार में कैसी होती है और रंग कैसा होता है? तो रंग गुलाबी रंग की होती है। अगर हम बात करें ये आकार में कैसी होती है, तो ये बेटा देखने में एच के आकार की होती है और तितली आकार में भी लगती है, यानी कि तितली की तरह भी दिखाई देती है। जैसे एक तितली होती है उस तरह भी थायराइड ग्रंथि दिखाई देती है, इसलिए कुछ लोग भी इसको तितली ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और ये इसका आकार अगर देखने में कैसा बताया जाए तो ये एच के आकार की दिखाई देती है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसका भार कितना होता है। जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है कितनी वजन होती है इसका, तो ये बात करें इसका भार 25 से 30 ग्राम होता है। थायराइड ग्रंथि द्विपालित ग्रंथि होती है, द्विपालित ग्रंथि होती है और इसका भार कितना होता है? 25 से 30 ग्राम होता है। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि थायराइड ग्रंथि का भार बहुत पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ यूपी बोर्ड्स लगा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक भी ये कॉमन क्वेश्चन बन जाता है कि थायराइड ग्रंथि का भार कितना होता है। तो थायराइड ग्रंथि का भार 25 से 30 ग्राम होता है। अब बात करें ये ग्रंथि जो होती है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में बड़ी होती है। जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में जो थायराइड ग्रंथि होती है वो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ी होती है, यानी कह सकते हैं कि महिलाओं में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि बड़ी होती है, जो पुरुषों में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं थायराइड ग्रंथि रुधिर से आयोडीन निकाल कर, जो आपका रुधिर होता है, जैसे हमने भोजन लिया, ठीक है, तो भोजन में मैंने क्या किया? पोषण में पोषक तत्व लिए है ना, यानी प्रोटीन लिया, खनिज लवण लिया, सब ये सब मैंने ग्रहण किया। तो जो हमारे अंदर भोजन का पाचन होता है तो वहाँ से हमारे रक्त में क्या जाता है? आयोडीन जाता है। अब ये आयोडीन को, जो थायराइड ग्रंथि है, ये आयोडीन को निकाल लेती है। कहाँ से? रक्त से आयोडीन को निकालती है। आपके खून में जो नमक की मात्रा है उसको निकाल के लेती है। अब निकाल कर क्या करती है? ये निकाल कर सबसे पहले ये शुरुआत में, जब सबसे पहले मान लीजिए एक रक्त है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी का जो रक्त है उसको इसने बाहर निकाला। किसने निकाला? थायराइड ग्रंथि ने। निकालने के बाद शुरुआत में इसने 2 हार्मोन्स बनाते हैं। शुरुआत में कितने हार्मोन्स बनाती है? 2 हार्मोन्स बनाती है। पहला हार्मोन्स का नाम थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, ये बिल्कुल ध्यान रखो, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। और दूसरा क्या है? ट्राईआइडोथायरोनिन, ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक, ये 2 हार्मोन्स सबसे पहले बनते हैं। किससे? जो आपकी थायराइड ग्रंथि है वो सबसे पहले 2 हार्मोन्स बनाती है। आपके रक्त में जो आयोडीन पाया जाता है उस आयोडीन को निकालकर थायराइड ग्रंथि शुरुआत में 2 हार्मोन्स बनाती है। पहला हार्मोन्स कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। दूसरा कौन सा हार्मोन्स है बेटा? ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक, अब इसमें बात करते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पश्चात क्या होता है बेटा? एक नया हार्मोन्स ये बनाती है जिसका नाम क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। क्या नाम है? थायरोकैल्सिटोनिन।
टोनिन, ये तीसरा हार्मोन्स है, लेकिन ये थोड़ा सा बाद में बनता है। ठीक है, पहले कौन से बनते हैं? पहले ये दो बनते हैं, ये दो हार्मोन्स बनते हैं, ये पहले बनते हैं। ठीक, ये पहले बनते हैं। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन्स और ट्राईआयोथायोरोनिन। ठीक, जो तीसरा हार्मोन्स बनता है ये बाद में बनता है और ये स्ट्रोमा में बनता है। ठीक, ये स्ट्रोमा में आकर बन जाता है। और ये बात करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन की, तो ये क्या है? ये तीसरा हार्मोन्स है। तो इस प्रकार आपकी थायराइड ग्रंथि क्या करती है? प्रमुख 3 हार्मोन्स को स्रावित करती है। पहले हार्मोन्स का नाम नंबर 1 थायरॉक्सिन, दूसरा ट्राईआयोथायोरोनिन और तीसरा थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक, तो ये 3 हार्मोन्स हो गए। अब आपको ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है थायराइड ग्रंथि कितने हार्मोन स्रावित करती है, तो तुरंत आप जवाब दोगे सर पहले 2 बनाते हैं, बाद में एक और पीछे से बनकर आता है। जो पीछे से बनकर आता है वो थायरोकैल्सिटोनिन होता है। ठीक, जो पहले 2 बनते हैं, एक थायरॉक्सिन होता है, दूसरा आपका ट्राईआयोथायोरोनिन होता है। ठीक, ये 3 हार्मोन्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे पहला हार्मोन्स। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो पहला हार्मोन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है थायरॉक्सिन। नाम क्या है? थायरॉक्सिन। अब हम बात करते हैं थायरॉक्सिन के बारे में। बेटा इसको T4 से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम T4 लिख देते हैं इसके लिए। अभी उस पर आएंगे कि T4 क्यों लिखते हैं, क्या रीजन है, एक एक चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी ग्रंथियों में से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि मानी जाती है। अब हम इसकी बात करते हैं। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स अमीनो अम्ल टायरोसिन तथा 65% आयोडीन से मिलकर बनता है। तो आप ध्यान में रखना कि जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स है ये किससे बना होता है। क्वेश्चन आया कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स किससे बना होता है, तो हम बिल्कुल झूम के जवाब देंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स टायरोसिन एक अमीनो अम्ल होता है। कौन सा? टायरोसिन अमीनो अम्ल, और 65% आयोडीन से मिलकर बनता है। बिल्कुल मस्त होकर जवाब देंगे, क्योंकि हमने संस से पढ़ रखा है, तो बिल्कुल आसान भाषा में जवाब दे देंगे। अब हम बात करते हैं, इसे T4 से दर्शाते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है इसको T4 से। अगर कहीं पर T4 लिखा है, समझना बेटा, अगर कहीं पर T4 लिखा हुआ है, ठीक, T4 लिख दे तो समझ लेना कि यहाँ पर किस हार्मोन्स की बात की जा रही है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की बात की जा रही है। इतना तो स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा ना, हम बना भी देंगे आपको कि अगर यहाँ पर T4 कहीं लिखा है तो इसका मतलब है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बारे में बता रहा है। अब इस T4 का मतलब क्या है? T4 का मतलब है कि इस थायरॉक्सिन हार्मोन से बेटा 4 आयोडीन के परमाणु हैं। 4 मतलब 4 आयोडीन के परमाणु दर्शाते हैं। T4 का मतलब है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स में 4 आयोडीन के परमाणु पाए जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि जो है दूसरी नंबर पर कि ये एक जो टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको समझना। जब कभी थायराइड ग्रंथि से, जो आपकी ये थायराइड ग्रंथि है, ठीक, यहाँ पर जो गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, जो कभी कभी थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है वो बिल्कुल कम मात्रा में बनाती ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा बनाती है। जब ये बहुत कम मात्रा में बनाएगी तो एक समस्या आपके शरीर में उत्पन्न होगी। उस समस्या का नाम है हाइपरथायराइडिज्म। ठीक, क्या है? हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो ये समझना, ये हाइपरथायराइडिज्म कब होता है? जब हमारी थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन से नहीं बनाती है, लेकिन कितनी मात्रा में? बिल्कुल अल्प मात्रा में, थोड़ा सा बनाती है। तो उस समय आपको हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि थायराइड ग्रंथि का जो रोल है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स हमारे शरीर में क्या मतलब करता है? तो सबसे पहली बात, ये सजीवों की शरीर की सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अगर हम सजीव हैं और हमारे शरीर में क्या हो रहा है? जैव प्रक्रम हो रहा है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि यानी कि जो सजीव की जो क्रियाएँ हैं वो सबके सब हो रही हैं। अब इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए ये क्या करती है? एक हार्मोन्स बनाती है जिसका नाम क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है मानव शरीर की, यानी कि सभी सजीव शरीर की बात की जाए, सजीव के शरीर की क्या करता है बेटा? जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैव रासायनिक क्रियाएं जैसे उपापचय हो गया, ठीक है, हृदय गति हो गई, पाचन क्रिया हो गई, मांसपेशियों का नियंत्रण, मस्तिष्क का विकास, ये सब क्या है? ये सब हमारे शरीर की क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रियाएं। तो इन सभी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन से नियंत्रित करता है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स के प्रभाव से होने वाले रोग। चलिए आप देखते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले थायरॉक्सिन देखेंगे। थायरॉक्सिन अथवा भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो हम चाहे कहें कि थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग कहें, चाहे हम कहें कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोग,
क्यों? क्योंकि जो थायरॉक्सिन आपका बना होता है, मैंने कहा ना ये 65% आयोडीन से बना होता है। तो आपके भोजन में अगर आयोडीन की कमी होगी तो सीधे सीधे थायरॉक्सिन की सब प्रभावकारी डालेगा। तो अगर चाहे हम ये कह लें कि थायरॉक्सिन की कमी से या फिर कहें हम आयोडीन की कमी से, क्योंकि भाई जो बना ही है 65% से, तो फिर तो दिक्कत है ना। अब बात करते हैं इसकी कमी से सबसे पहला जो रोग होता है वो होता है मिक्सीडेमा। थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मिक्सीडेमा। ठीक, अब हम बात करें मिक्सीडेमा है क्या। इस रोग में वयस्क अवस्था में ही बाल झड़ने लगते हैं। देखो जो वयस्क अवस्था है, मतलब अगर आप बात की जाए कि 18 से 19, 20, 21, 22, 25, ये क्या है? वयस्क अवस्था है। ठीक, इस वयस्क अवस्था में ही अगर किसी व्यक्ति के बाल गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें कौन से थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी है, और उस हार्मोन्स की कमी से ये रोग उत्पन्न हुआ। कौन सा? मिक्सीडेमा। कौन सा? मिक्सीडेमा उत्पन्न हुआ। तो उसको भैया भर भर के नमक खाना चाहिए, भर भर के आयोडीन खाना चाहिए, ताकि उसके बाल झड़ने बंद हो जाएं। दूसरा है क्या? मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा, मतलब उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता, विचार करने की क्षमता सुस्ताइल बैठ रही है आराम से, मतलब फुर्ती नहीं रहेगी उसके अंदर। आवाज़ भारी है, मतलब ऐसा लगेगा कि जो है उसकी आवाज़ बहुत मोटी है, भारी भारी आवाज़ में शब्द निकलेंगे। ठीक है, ये हो गया मिक्सीडेमा। अगला हम बात करें सामान्य घेंघा रोग। ठीक, अगर सामान्य घेंघा रोग की हम बात करें तो भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों में ये बहुचर्चित रोग है, मतलब सबसे ज़्यादा सामने यही आता है कि भैया उनको घेंघा रोग हो गया। ठीक है, तो ये क्या है कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। इतना ध्यान रखना कि जो घेंघा रोग होता है इसमें जो आपकी थायराइड ग्रंथि है, वो थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? फूल जाती है, कॉलर के समान फूल जाती है। ठीक है, ये पाया कहाँ जाता है? ये नोट में ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो सामान्य घेंघा रोग है किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हम इसका जवाब देंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में, जो आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये अधिक पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। हो गया कि ये घेंघा रोग का सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं हाशीमोटो रोग। कौन सा? हाशीमोटो रोग। ये रोग क्या है? आयोडीन की, ये बहुचर्चित आता है। सामान्य घेंघा रोग के बाद इसका भी नाम आता है उसी लिस्ट में। बहुत ज़्यादा बहुचर्चित रोग है, मतलब इसका क्या है कि आयोडीन की अधिक कमी से, अगर बहुत मान लो बहुत ही ज़्यादा नमक की कमी हो गई, बहुत ही ज़्यादा आयोडीन की कमी हो गई शरीर में, तो उस कंडीशन में आपकी थायराइड ग्रंथि धीरे धीरे मंद मंद क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। जब नष्ट होने लगती है तो इस रोग को क्या कहा जाता है? थायराइड की आत्महत्या का रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थायराइड की आत्महत्या का रोग कौन सा है? तो हाशीमोटो। हाशीमोटो ही क्या है? थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या का रोग है। चलिए अब बात करते हैं घेंघा रोग। ठीक है, इस रोग में जो नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्मा संचित हो जाता है, जिससे उनके चारों ओर जो है सूजन आ जाती है। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते होंगे इसके बारे में। बात करते हैं दूसरा हार्मोन्स जो किससे निकलता है? थायराइड ग्रंथि से, ट्राई आयोथायरोनिन। ठीक, ट्राई आयोथायरोनिन। अब ये क्या है भाई? ये बेटा मैंने कहा कि इसमें तीन आयोडीन के परमाणु पाए जाते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ एक ही अंतर है इसके और इसके बीच में, कि जो आपका थायरॉक्सिन है उसमें 4 आयोडीन के अणु पाए जाते हैं, और जो आपका दूसरा हार्मोन्स है ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसमें बेटा 3 आयोडीन के परमाणु पाए जाते हैं। और इसकी कमी से इसी के भांति रोग उत्पन्न होते, कह सकते हैं। अगर इसकी भी कमी हुई तो ऐसे ही रोग उत्पन्न होंगे जैसे थायरॉक्सिन में उत्पन्न होते हैं। ठीक, यानी कि थायरॉक्सिन में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसकी कमी से जो रोग होते हैं, वही इसकी कमी से भी रोग होंगे। अगला आता है आपका तीसरा हार्मोन्स, जो क्या था? थायरोकैल्सीटोनिन। ठीक, क्या था आपका? थायरोकैल्सीटोनिन था। अब इसमें क्या है? थायरोकैल्सीटोनिन में क्या था बेटा? थायरोकैल्सीटोनिन की वजह से जो है ये इसमें आयोडीन नहीं पाया जाता है तो बेटा देखो आयोडीन वाली ग्रंथि से निकल रहा है, लेकिन ये आयोडीन रहित हार्मोन्स है, एकलौता हार्मोन्स है जो आयोडीन रहित हार्मोन्स है, और ये हड्डियों के निर्माण को प्रेरित करता है। मतलब आपकी हड्डियाँ जो बनती है उसमें सहायता प्रदान करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। तो ये रही बेटा आपकी जो है थायराइड ग्रंथि से जुड़ी हुई जानकारी। हालांकि मैंने कोशिश किया है कि सारी जानकारी इसमें डाल दें, कोई चीज़ जो है छूटे नहीं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स, मिक्सीडेमा, सामान्य घेंघा रोग, और 2-3 जो होते हैं वो सामान्य रोग होते हैं, वो बहुचर्चित रोग नहीं। मैंने यहाँ पर प्रमुख जो है थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में चर्चा किया है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उसका जवाब हम आपको देंगे। वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा। धन्यवाद।